बजट 2023 में डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स में भी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, जिसमें से जीएसटी के चेंजेस आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जीएसटी के, क्योंकि जल्दी ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिवली भी अफेक्ट करे गए हैं और जो लास्ट काउंसिल मीटिंग्स हुई थी उनके अकॉर्डिंग भी कुछ चेंजेस यहाँ पर डाले गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इसे स्किप नहीं करना है। और डायरेक्ट टैक्स में जो चेंज आया है कि 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, उसकी वीडियो को आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है और वो वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक भी कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, क्योंकि वो सभी को इम्पैक्ट करेगी फॉर देयर पर्सनल इनकम टैक्स। उस वीडियो को भी जरूर देखना। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो क्यों ना आप इसे लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो को शेयर करना भी बड़ा इजी है, आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी। स्क्रीन पे आपके सामने है फाइनेंस बिल 2023। मैं हूँ पेज नंबर 87 पे, जहां बात करी गई है जीएसटी के चेंजेस की। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने बहुत कुछ लिखा भी है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब मैंने इन सेक्शंस को गो थ्रू किया तो मैंने इन्हें ब्रीफ में इनके सामने चीजें लिख ली, ताकि मैं आपके साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे प्रेजेंट कर सकूं। तो जीएसटी में सबसे पहला चेंज बताया गया है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम की। तो कंपोजिट टैक्स पेयर्स के बारे में आपको पता ही होगा कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर सकते हैं, और साथ ही उनके लिए एक और रिस्ट्रिक्शन थी कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़कर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकते। बट अब एक इंपॉर्टेंट चेंज उनके लिए लाया जा रहा है। इसे अनाउंस कर दिया गया था पहले जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स हुई 47 एंड 48 में, बट उसका इम्पैक्ट अब आएगा क्योंकि इसे अब बजट में अनाउंस करा गया, यानी सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में चेंज करा गया है और सबसेक्शन 2A में चेंज करा गया है। वहां से वर्ड्स गुड्स को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि अब कंपोजिट टैक्स पेयर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ आया है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं गुड्स की भी। और ये जो चेंज है ना, ये 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ही प्रपोज कर दिया गया था और इसे इफेक्टिव करना चाहती है गवर्नमेंट 1 अक्टूबर 2023 से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चेंज, अमेंडमेंट करा गया है सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 हमारा बताता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्शन 16, राइट? क्योंकि सेक्शन 16 में इतनी सारी कंडीशंस हैं, जिनमें से एक कंडीशन जो हमेशा चर्चा में रहती है वो है 180 डेज वाली। इसमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं। अभी तक इसको टैक्स पेयर्स फॉलो भी नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग कहते थे हम नहीं मानते 180 डेज के रिवर्सल वाला रूल। तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस इसमें अभी लेटेस्ट ही किए थे, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब इसके सबसेक्शन 2 में सेकेंड प्रोविजन में वर्ड्स को डिलीट करके नए वर्ड्स ऐड करे गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब जीएसटी शुरू में आया था तो गवर्नमेंट का मोटिव था कुछ चीजों को ऑटोमेट करना। ऐसा ही ऑटोमेशन इस सेक्शन 2 में भी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में भी गवर्नमेंट ने प्रपोज करा था कि ऑटोमेटिकली अगर कोई पर्सन 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करेगा तो उसका जो आईटीसी है वो ऑटोमेटिक रिवर्स करके उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसा कोई ऑटोमेशन तो आज तक आया ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने अब इस लैंग्वेज को डिलीट कर दिया, एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट। इसकी जगह दिया गया है पेड बाय हिम, वो खुद पे करेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50। तो अब टैक्स पेयर खुद 180 डेज का रिवर्सल जो उसका आईटीसी का है उसे खुद पे करेगा, चाहे वो 3B से करे, डीआरसी से करे, बट वो करेगा विद इंटरेस्ट। तो ऑटोमेशन आया नहीं, इसीलिए ये वर्ड्स चेंज कर दिया गया, सिंपल। और फिर आपको पता है 180 दिन की वजह से अगर आपने रिवर्सल किया और बाद में आपने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी तो आप अपने आईटीसी को क्लेम भी कर सकते हो। तो लॉ में ना लैंग्वेज इशू था, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर वहां पे लिखा हुआ था पेमेंट मेड बाय हिम, अब किसको पेमेंट करिए वो नहीं लिखा था, तो यहाँ पे अब वर्ड ऐड कर दिया टू द सप्लायर। तो अगर 180 दिन के बाद रिवर्सल कर दिया गया और रिवर्सल करने के बाद अगर सप्लायर को पेमेंट कर दी गई तो दोबारा से आईटीसी को रिक्लेम करा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा
चेंज इन द लैंग्वेज था, ज्यादा कोई इसका इम्पैक्ट नहीं था, चेंज इन द लैंग्वेज था। नेक्स्ट चेंज है हमारा सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपसे रिवर्सल भी कराता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ये आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में भी बताता है, राइट। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, इसकी एक्सप्लेनेशन में हमें डेफिनेशन बताई गई है एग्जाम्प्ट सप्लाई की, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल अंडर रूल 42 एंड 43, जिसमें आप एग्जाम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई के रिवर्सल्स करते हो, राइट। तो अब एग्जाम्प्ट सप्लाई को निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, जो सप्लाईज हमें इंक्लूड करनी है, उसमें एक और सप्लाई को यहाँ ऐड कर दिया गया है, जिसके लिए इस सबसेक्शन 3 में चेंज करा गया है, सब्स्टिट्यूट कर दी गई है इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पैराग्राफ 5 जो शेड्यूल 3 की एक्टिविटी थी लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो था ही, अब हाई सीज सेल को भी इसकी कैलकुलेशन के लिए वहां पर कंसीडर करा जाएगा। सेक्शन 17(5) आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट है, इसमें एक और क्लोज ऐड कर दिया गया FA, तो ये नया क्लोज इंसर्ट हो रहा है। इसने बोला है गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय अ पर्सन विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटी relating to his obligation under CSR referred to in section 135 of Company Act 2013। तो जो कंपनीज में मैंडेशन है ना CSR एक्टिविटीज करने की, यानी गवर्नमेंट उनको कहती है कि तुम इतना सारा पैसा बनाते हो, आप कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करा करो, लोगों का भला भी करा करो, तो उन पर CSR का ना एक मैंडेशन है कि उनको अपना पर्टिकुलर कुछ पैसा CSR एक्टिविटी में यूज करना होता है। तो उस CSR एक्टिविटी के लिए अगर उन्होंने कोई गुड्स या सर्विसेज ली है तो उनका ITC ब्लॉक होगा। क्यों गवर्नमेंट को ये डालना पड़ा? क्योंकि ये मैटर लिटिगेशंस में चल रहा था, बट स्टिल अभी भी कुछ चीजों की क्लैरिटी इस पर जरूरी है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट चेंज पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चेंज करा गया है रजिस्ट्रेशन में। सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है GST रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये सेक्शन हमें बताता है कि कौन से ऐसे पर्सन है या केसेस हैं जब आपको GST रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक सेक्शन 23 में ना लोग कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि उसमें एक वर्ड मिसिंग था, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन 22 सेक्शन एंड 24 सेक्शन। तो अब इसमें ये वर्ड ऐड कर दिया गया, इसकी पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है और इसमें इफेक्टिव डेट भी दी है 1 जुलाई 17 से कर दी है ये। कोई भी पर्सन ऐसा है जो एंगेज है एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उनको बिल्कुल भी GST रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी एग्रीकल्चरिस्ट को टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, और गवर्नमेंट चाहे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरी जिन्हें वो एग्जाम्प्ट करे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज में यहाँ पर चेंज करा गया है क्लैरिटी डालने के लिए। देन आगे की जो चेंजेस है ना वो आप एक साथ भी ग्रो थ्रू कर सकते हो। 4 सेक्शन को, 4 सेक्शंस की बात करी जाएगी, सेक्शन 37, सेक्शन 39, देन 44 एंड 52, जो आपकी बात करेगा GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9 एंड GSTR 8 जो TCS के रिटर्न है। इन सभी केसेस में गवर्नमेंट ने चेंज करा है, यहाँ पर ना इंसर्ट करे गए हैं सब सेक्शन, सभी में सब सेक्शन इंसर्ट करे गए हैं। जैसे सेक्शन 37 में सबसेक्शन 5, 133 में सबसेक्शन 11, 44 में भी और ऐसे 52 में भी। बस यहाँ पर सिंपल ये बोला है कि अब लो आपको 3 इयर्स बीत जाने के बाद, ड्यू डेट के 3 साल बाद रिटर्न्स भरना अलाउ नहीं करेगा, सभी में यही लिखा है, ठीक है। बट गवर्नमेंट चाहे, पावर गवर्नमेंट को दे दी है, जब भी चाहे तो किसी भी पर्सन को 3 साल के बाद भी अलाउ कर सकता है GST रिटर्न्स भरने के लिए। तो इन 4 सेक्शंस में 37, 39, 44 एंड 52 में यही बात लिखी है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दिया, रिपीटेड ही है। अगला है चेंज सेक्शन 54 में, जो बात करता है GST रिफंड की, जो है एक्सपोर्ट का रिफंड। एक्सपोर्ट के केस में आप 90% प्रोविजनल रिफंड ले सकते थे। अब गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चीजें ओमिट करी हैं, वर्ड्स एक्सक्लूड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड ITC कंसेप्ट को गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज खत्म कर दी है, सेल्फ असेस्ड टैक्स ITC वाला कंसेप्ट यहाँ से खत्म कर दिया है। तो प्रैक्टिकली अगर आप इसमें डील करते हैं तो आप जरूर इसको अब
ध्यान से देखिएगा। और अभी ये इफेक्टिव होगा आने वाले अप्रैल में, ठीक है। जिनके साथ डेट लिखी है वो तो तभी से इफेक्टिव है, कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, 2 हैं, अदरवाइज अप्रैल 23 से ये आएंगी। देन अमेंडमेंट करी गई है सेक्शन 56 में, सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन रिफंड, जो गवर्नमेंट रिफंड पे इंटरेस्ट देती है 60 डेज के बाद, उसकी लैंग्वेज में गवर्नमेंट ने चेंज करा, ये रिप्लेस कर दिए वर्ड्स। फॉर the period of delay beyond 60 days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax to be computed in such manner and such condition and restriction as may be prescribed। तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है कैलकुलेट करने की पावर बियॉन्ड 60 डेज, ठीक है। पहले इमीडिएट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज था, तो कुछ यहाँ पर चेंज करा गया ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस ना हो। देन अमेंडमेंट करी गई है सेक्शन 122 में, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे पेनल्टी क्लोज एप्लीकेबल करने के लिए एक नया सब सेक्शन 1B इंसर्ट करा गया है सेक्शन 122 में, जहां पर इन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर ये अलाउ कर देंगे किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनके साथ गुड्स या सर्विसेज को बेचने के लिए, अदर देन अ पर्सन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जिनको किसी नोटिफिकेशन के थ्रू ही बोल दिया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन भी इको के साथ जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज के लिए कर रखा है। अदरवाइज कोई पर्सन अगर उनके साथ जुड़ के अनरजिस्टर्ड बन के बिजनेस करता है तो इको पे पेनल्टी लग सकती है। या फिर ये अलाउ कर दे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू इट बाय अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू मेक इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। देन अगर फेल्स टू फर्निश तक, और इसके अलावा ये अपनी जीएसटी रेट में सही से डिटेल्स फर्निश नहीं करते हैं ऑफ एनी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स अफेक्टेड थ्रू इट बाय अ पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, देन दे शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 10,000 rupees or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by registered person other than a person paying tax under section 10 whichever is higher। तो ये नई पेनल्टी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए इंसर्ट कर दी गई है। हो सकता है ऐसा कुछ गवर्नमेंट के नॉलेज में आया हो, तो अब वो पेनल्टी वसूली जाएगी। अगला चेंज करा गया है पनिशमेंट में, और इससे अगला कंपाउंडिंग में। ये सेक्शन 132 पनिशमेंट का सेक्शन है। इसमें कुछ चीजें चेंज करी गई है कि आपको इम्प्रिजनमेंट के लिए जो एक अमाउंट की लिमिट थी ना 1 करोड़, उसे 2 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ सिर्फ एक ही केस में रहेगी, फेक बिलिंग के केस में। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन इज इंक्रीज्ड टू 2 करोड़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1 करोड़, और उसके बाद फिर फर्दर स्लैब है 2 से 3, 3 से 5 एक्सेट्रा। उसके हिसाब से इम्प्रिजनमेंट का टाइम डिसाइड होता है। तो उसी के लिए कुछ क्लोजेस को ओमिट करा गया है, कुछ को सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करा गया है। अगला चेंज करा गया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में। तो कंपाउंडिंग के लिए रिड्यूस कर दिया गया है अमाउंट। पहले कंपाउंडिंग के लिए अमाउंट था 10,000 रुपीज और 50%, अब इसे कर दिया गया 10,000 और 25% of the tax involved whichever is higher, and maximum कर दिया गया है not being less than 30,000, और पहले था 150%, अब इसे 100% कर दिया गया है whichever is higher। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं यहाँ पे वर्ड्स, और गवर्नमेंट ने रिक्रिमिनलाइज करे हैं कुछ ऑफेंसेस जो है tamper evidence, fails to supply information and obstruct officer to discharge his duty, यानी कि पहले ये क्रिमिनल ऑफेंसेस माने जाते थे, अब गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया है क्रिमिनल की कैटेगरी से, ठीक है। देन गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन 158A इंट्रोड्यूस करा है। इसमें क्या आपने सुना होगा कि जीएसटी का डेटा इनकम टैक्स के साथ, इनकम टैक्स का डेटा एमसीए के साथ, ये सभी डेटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसमें अब एक सेक्शन इंसर्ट करा गया 158A, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो डेटा ऑफ टैक्स पेयर कैन बी शेयर्ड। तो यहाँ पे इस सेक्शन में लिखा क्या पढ़ते हैं, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 133, 152, 158, the following details by registered person may, subject to provision of subsection 2 and on the recommendation of council, can be shared by common portal with such other system as may be notified by the government in such manner and condition as may be prescribed, namely particulars furnished in application of registration, जो रजिस्ट्रेशन में आप डेटा डालोगे, रिटर्न्स में डालोगे, एनुअल रिटर्न में डालोगे, पर्टिकुलर अपलोड करोगे कॉमन पोर्टल पे फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइसेस, द डिटेल ऑफ आउटवर्ड्स एंड पोर्टल फॉर जनरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इसके लिए कंसेंट ली जाएगी द सप्लायर के लिए, सप्लायर से और द रिसिपेंट से, ठीक है, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, नो एक्शन शैल
lie against the government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section, and there shall be no impact on liability to pay tax on relevant supply or as per the relevant return। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही केयरफुली डेटा को शेयर करने के लिए ये सेक्शन इंसर्ट करा है कि कोई भी टैक्स पेयर बाद में ये ना कह दे अच्छा तुमने मेरा डाटा वहां पर शेयर करा है, अब मेरा टैक्स भी तुम ही पे करो, मेरी रिटर्न भी तुम ही भरो, है ना। तो गवर्नमेंट ने सेफर साइड के लिए ये सेक्शन इंसर्ट कर दिया है। देन हमारा ना शेड्यूल 3 में हाई सीज सेल को कवर करा गया था कि हाई सीज सेल जो है वो शेड्यूल 3 सप्लाई है और वो नो जीएसटी सप्लाई है, राइट। तो उसमें ना हमेशा से कंफ्यूजन रही, तो अब गवर्नमेंट वो बाद में आया था, जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने इंसर्ट कर दिया। अब उनके लिए बोला कि 1 जुलाई 17 से ये एग्जाम्पशन इफेक्टिव मानी जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव एग्जाम्पशन टू सर्टेन एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन इन शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, इसमें जो कवर करा गया है एक्सप्लेनेशन 2 जो बात करता है हाई सीज सेल की। ठीक है, देन आईजीएसटी एक्ट में ओआईडीआर की डेफिनेशन को चेंज करा गया है। तो इसका जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 है उसमें यहाँ पर डाला गया नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट मीन्स एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और इसकी एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड अ पर्सन रजिस्टर्ड solely in term of clause 6 of section 24 of CGST Act, and the word essentially automated and involving minimum human intervention shall be omitted। और फिर साथ ही सेक्शन 12(8) में चेंज करा गया है, इसके लिए तो ऑलरेडी सर्कुलर भी आ गया है। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू था ट्रांसपोर्ट के केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई एज डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया ड्यू टू आईटीसी इश्यूज। उसके लिए जो अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 का जो प्रोविजो था वो ओमिट कर दिया गया, इसके लिए आप सर्कुलर 184 को भी रेफर कर सकते हैं। तो ये जो जीएसटी के चेंजेस है इसमें से 2 अमेंडमेंट्स तो मैंने आपको बता दी रेट्रोस्पेक्टिव ही है, 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल कर रही है गवर्नमेंट, और एक कंपोजिशन वाली मे बी 1 अक्टूबर 2023 से इफेक्टिव हो और बाकी की अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो सकती है। तो वेट करिएगा, जल्दी ही ये आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। आपको इसी के अकॉर्डिंग आगे अपना एक्शन लेना है, क्योंकि कुछ चीजें तो ना ऑलरेडी काउंसिल की मीटिंग्स में डिसाइड हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने अच्छे से समझ लिया है, और वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक करना, क्योंकि बजट अभी अभी आया है तो उसमें से और भी ढेर सारी चीजें ना निकल के आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एमएसएमई का बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो सभी बिजनेसमैन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरी ना वीडियोस अब कंटिन्यूसली आती रहेंगी, वीडियोस भी आएंगी, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भी आएंगी, और साथ ही मेरे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, वहां पर हम क्विक एंड इंस्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सभी जगह आपको सिंपल सर्च करना है सीए गुरुजी और हमें ज्वाइन कर लेना है। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं टीडीएस टीसीएस में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, टीडीएस में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया, क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिक को सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स ले, ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो, एक एक चीज को
एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।